हेलो नमस्कार व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 का मैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आ रहा हूं। जी हां साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, उसी एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए जो भी 2015 में आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था वही पेपर मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करते हैं और देखने का काम करेंगे कि किस किस नेचर का और कहां से हमारे 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहां पे ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे फ्लैश कर रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहां से आ रहा है? तो राजस्थान के लोकल एक्ट से ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 2015 की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो राजस्थान के लोकल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया कठिनाइयों का निराकरण अधिनियम 1974 के अंतर्गत बैंक किसी कृषक द्वारा प्राप्त की गई सहायता की देय की वसूली किसी कृषक या उसके उत्तराधिकारी। अब आप देख लीजिए, जो बैंक किसी को लोन देता है, लोन किसी व्यक्ति को दिया होगा, तो किसी व्यक्ति को अगर बैंक ने लोन दे दिया है तो उसकी वसूली किससे की जाएगी? या उस व्यक्ति से की जाएगी या फिर जो उसका लीगल हेयर होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उससे लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि या उसके प्रतिभू से करने के लिए आवेदन पेश कर सकता है। अब किससे पेश कर सकता है, इस नेचर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं फिर आपको रिलैक्स माइंड के साथ समझाने का काम कर रहा हूं। यह क्वेश्चन सिंपल है, आपसे पूछने का काम कर रहा है कि अगर बैंक किसी को लोन दे देता है तो उस लोन का भरपाई किससे करेगा? स्वयं किसान से करेगा या किसान के न रहने के, अगर किसान मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उस ऋण का, उस लोन का भरपाई किससे करवाएगा? उसके उत्तराधिकारों से, उसका जो उत्तराधिकारी होंगे उनसे करवाएगा या फिर उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे ये लोन की चुकता करवाई जाएगी। उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी फ्लैश कर रहे हैं। इसके लिए वो कहाँ जा सकता है? जिला न्यायाधीश को जा सकता है या उच्चतम न्यायालय को जा सकता है या विहित प्राधिकारी को जा सकता है या उपरोक्त में से किसी के पास नहीं जा सकता है। इसको अगर फॉलो कराना है, उससे ऋण वसूली करना है तो किसके पास जा करके अर्जी लगा सकता है? क्या वो डायरेक्ट जिला न्यायाधीश के पास चला जाएगा? नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे इररिलेवेंट होगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, यहाँ पे नहीं जाएगा। क्या उच्च न्यायालय को डायरेक्ट जा सकता है? जाहिर सी बात है, जब जिला न्यायाधीश को नहीं, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं जा सकता है तो कैसे वो उच्च न्यायालय जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ऋण की अदायगी के लिए? ये भी आपका नहीं होगा। बात कर रहा है विहित प्राधिकारी को, यहाँ पे वो जा सकता है। जो भी विहित प्राधिकारी है वहां पे वो जाएगा और वहां पे जा करके अर्जी लगा सकता है कि साहब ये इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर इनके लीगल हेयर हैं, इनसे हमें क्या चाहिए? लोन की हमें चुकता कराना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा आरजेएस के हिसाब से, अगर हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं 2015 में यही क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जाने का काम किया गया था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क किया जाएगा वो सी वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जब लोकल लॉ की बात आती है तो लोकल लॉ हम लोग कंटिन्यूअसली डेली नहीं पढ़ते हैं, हम उसी टाइम स्पेसिफिक पढ़ने का काम करते हैं जब हमारा एग्जामिनेशन 20 दिन 1 महीना रहता है, तभी हम पढ़ने का काम करते हैं और उसी दरमियान हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कुछ ही क्वेश्चन हमारे लोकल लॉ से हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड नंबर का लोकल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि राजस्थान न्यायालय फीस, ये कोर्ट फीस एक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोर्ट फीस एक्ट की बात कर रहा है। अब जब हम कोर्ट फीस एक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है कोर्ट फीस एक्ट? क्या कोर्ट भी फीस आपसे लेती है? क्या आप जाते हैं डायरेक्ट कैश में पैसा दे देते हैं कि साहब ये कोर्ट फीस मैं लेकर के आया हूं 5000 रुपए, साहब आप जमा कर लीजिए? ऐसा नहीं होता है। उसको किस फॉर्मेट में कोर्ट को फीस चाहिए? तो उसे चाहिए स्टैंप ड्यूटीज के फॉर्मेट में, उसे चाहिए अदर फॉर्मेट्स में। तो वही कोर्ट फीस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। डायरेक्ट आप कैश नहीं जमा करते हैं, आप स्टैंप पे पेपर खरीदते हैं या फिर
कोई अगर हम लोग दस्तावेज खरीदते हैं, उस दस्तावेज के फॉर्मेट में सरकार क्या करती है, कोर्ट फीस के रूप में पैसा ग्रहण करने का काम करती है। तो राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 35 के अंतर्गत अभिव्यक्त कुटुंब की संपत्ति का विभाजन एवं हिस्से के पृथक कब्जे के वाद के ऐसे वादी द्वारा जिसे संपत्ति पर कब्जा से अलग कर दिया गया हो, न्यायालय फीस दे होगा। अब न्यायालय फीस किस तरह से यहाँ पे जमा किया जाएगा, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो अब इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस को भी देखने का काम करेंगे। कह रहे हैं निश्चित दर के अनुसार जो कोर्ट फीस होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो निश्चित दर के अनुसार होना चाहिए। ये यहाँ पे इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मार्क किया जाएगा। कह रहा है कि संपत्ति में वादी के हिस्से का बाजार मूल्य के अनुसार संगणित कर, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क किया जा रहा है। अब आप एक क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आप लोगों से यही कह रहा था कि किस तरह से कोर्ट फीस एक्ट लगता है और कोर्ट फीस एक्ट कितना लगना चाहिए किसी व्यक्ति के ऊपर। तो भाई जितना उसकी संपत्ति होगी, अगर मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ये लैंड है, पता चला भाई साहब का बस इतना ही लैंड है, तो भाई ये पूरे के पूरे हिस्से का कोर्ट फीस क्यों देगा, नहीं देगा ना। ये कोर्ट फीस सिर्फ किसका देगा, तो सिर्फ इसी पार्ट का वो क्या करेगा, इसी पार्ट का वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट फीस देने के लिए लायबल है। वही बात यहाँ पे क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स में कही जा रही है कि संपत्ति में वादी के हिस्से के बजाय मूल्यानुसार संगणित कर, यहाँ पे जोड़ करके ही कोर्ट फीस क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति से पेड कराया जाएगा वादी के इच्छा अनुसार। ये इररिलेवेंट ऑप्शन है, वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही पर आधारित, ये भी इररिलेवेंट है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा दोस्तों, वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वो बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। तो इसी नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली आपसे पूछे जाने के काम किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अंतर्गत निर्मुक्ति पत्र पर किसी प्रतिकूल के अभाव में उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने का खर्च निम्न द्वारा वहन किया जाएगा। अब किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स में आप बता सकते हैं कि ये जो खर्च होगा ये किसके द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हितधारी के द्वारा। क्या हितधारी के द्वारा ये खर्च वहन किया जाएगा, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में इसका जो ऑप्शन है वो इररिलेवेंट माना जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, निर्मुक्ति पत्र को लिखने वाले, बनाने वाले या निष्पादित करने वाले के द्वारा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके द्वारा और कैसे। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अंतर्गत निर्मुक्ति पत्र पर किसकी बात कर रहा है साथियों, तो निर्मुक्ति पत्र पर। यहां पर क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन के ही अंदर आपको आंसर देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे किसकी बात कर रहा है, निर्मुक्ति पत्र। आपको ऑप्शन में यहां पे क्या दे रहा है, निर्मुक्ति पत्र। पहला आपको मिल गया निर्मुक्ति पत्र। साथ ही साथ कर रहा है किसी प्रतिकूल के अभाव में उचित स्टाम्प की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने का खर्च निम्न द्वारा वहन किया जाएगा। अब किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो जब निर्मुक्ति पत्र की हम बात कर रहे हैं तो निर्मुक्ति पत्र को लिखने वाला, जो इस निर्मुक्ति पत्र को लिख रहा है उसी के ऊपर तो यह लायबल किया जाएगा जो निष्पादित कर रहा है, अदर किसी व्यक्ति पर तो यह लागू नहीं किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में लगाया जाएगा वो बी वाला इसका करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा। आगे देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है दोनों पक्षकार द्वारा बराबर हिस्से में है, ये भी इररिलेवेंट है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो इसका आंसर ही नहीं होगा। जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो इसका बी वाला ही करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए। कह रहा है यदि एक दस्तावेज समयक रूप से स्टाम्पित नहीं है एवं जहां उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहित कर लिया गया है, उक्त साक्ष्य के ग्रहण को हम क्या कहते हैं। जो भी साक्ष्य है हमारे पास, उस उक्त साक्ष्य को हम क्या कहते हैं, अब इसी के बारे में हमें यहां पर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन किस किस नेचर के और क्या क्या आ रहे हैं। कह रहा है ऑप्शन ए, उसी वाद या प्रक्रिया के किसी भी प्रकार पर प्रश्नगत किया जा सकता है। उसी वाद से रिलेटेड हो या उसी प्रक्रिया से रिलेटेड हो, किसी पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, प्रश्नगत किया जा सकता है। ये इसका ऑप्शन बता रहा है, लेकिन ये जो इसका ऑप्शन होगा ये इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998
जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था, किसकी बात कर रहा है, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की बात कर रहा था ना। स्टाम्प कहाँ गया, स्टाम्पित नहीं है, तो ये किससे रिलेटेड है, स्टाम्प अधिनियम से रिलेटेड है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 71 में यथा उपबंधित के सिवाय उसी वाद या प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये किसी के ऊपर भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था ना कि प्रश्नगत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वही सेम बातें ऑप्शन में भी कही जा रही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा यहाँ पे, ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को भी हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, कर रहा है विरोधी पक्ष के विवेकानुसार प्रश्नगत किया जा सकता है, तो विरोधी से यहाँ पे कोई रिलेटेड नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन के इसी के अकॉर्डिंग में इनका आंसर बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा क्योंकि ये हैव टू तो है नहीं, कंटिन्यूअसली आप लोकल लॉस को तो कोई नहीं पढ़ता है, आप हो चाहे मैं हूं, कोई लोकल लॉ को ज्यादा नहीं तवज्जो देता है, कोई नहीं पढ़ता है। कब हम लोग पढ़ते हैं, जब हमारे एग्जामिनेशन हमारे बिल्कुल करीब रहते हैं, जब 10 दिन बचे रहते हैं, 15 दिन बचे रहते हैं, तब हम लोग पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं और उतने दिन में ये कंप्लीट भी हो जाता है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे पहले से दे रखा है, पहले यही क्वेश्चंस आपको उलझाने के लिए 2015 के एग्जामिनेशन में दिया गया था, इसीलिए इसी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कर है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक वसीयत को निम्न में से किसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अब किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शंस दे रखा है कि स्वयं वसीयतकर्ता के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहां पे कह रहा है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वसीयत के अधीन निष्पादन या अन्यथा दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो ये भी यहां पे इसका अगर सिंगल कहेंगे तो सिंगल इसका ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं एप्रोप्रिएट आंसर, क्या होगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर। तो जब हम एप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे, उक्त ए एवं बी दोनों यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा दोस्तों, ये सी वाला होगा। या तो खुद वसीयतकर्ता के द्वारा किया जा सकता है, जैसे यहां पे आपने ये देखने का काम किया वसीयतकर्ता द्वारा, या तो डायरेक्ट इनके द्वारा हो सकता है या डायरेक्ट इनके द्वारा, इन्हीं दोनों के द्वारा होगा। तो जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा यहाँ पे, वो सी वाला हमारा एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो इस नेचर के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि दो पक्षकारों ने संविदा की, अब दो पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों ने संविदा कर लिया, बाद में यह ज्ञात हुआ कि कानून जिसे वे लागू समझ रहे थे भारत में लागू नहीं था, इस तथ्य से उनकी संविदा हो जाएगी। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आया है, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या माना जाएगा। पहले से उन लोगों को पता नहीं था, पहले ये पता था कि कानून है, फिर बाद में पता चला कि अरे ये तो कानून लागू ही नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक वाइड का कॉन्सेप्ट आता है और एक वाइडेबल का कॉन्सेप्ट आता है। वाइड के कॉन्सेप्ट को हम लोग शून्य करार के नाम से जानते हैं और वाइडेबल के कॉन्सेप्ट और शून्यकरणीय के करार को हम लोग वाइडेबल के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। होगा तो यही होगा, लेकिन यहां पे कानून की बात है। कानून क्या कर रहा है कि ऐसा कानून भारत में लागू ही नहीं था, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो इनिशियल वाइड एब इनिशियो क्या होगा, वो शून्य होगा। उसको क्या माना जाएगा, उसको शून्य माना जाएगा। अवैध इसको माना नहीं जाएगा, शून्यकरणीय माना नहीं जाएगा, शून्य माना जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, ये आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। उपरोक्त में से कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस नेचर के क्वेश्चन को आप जरूर समझ के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 में वाद या प्रार्थना पत्र के लिए अब निर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद की गई अभिस्वीकृति की बात की जा रही है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसमें क्या चीज आपको रखने के लिए कहा जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट की बात की जा रही है, परिसीमा अधिनियम 1963 की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि वाद का, अगर हम वाद करते हैं, वाद या प्रार्थना पत्र के लिए यहां पे बात किया जा रहा था, वाद या प्रार्थना पत्र के लिए अभिनिर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद की गई अभिस्वीकृति को क्या किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का वो कोई प्रभाव ही नहीं रखेगा। भाई आपको टाइम लिमिटेशन दिया गया था,
आपको एक लिमिटेशन दिया गया था कि आरजीएस का फॉर्म आपको इस डेट से लेकर के इस स्पेसिफिक डेट के अंदर फिल आपको करना है। भाई साहब आप डेट निकल गया, आप बाद में करें कि नहीं अभी अब हम फिल करेंगे, इसका क्या मतलब हो जाएगा? का कोई प्रभाव नहीं है। ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में यही ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, गुजर गया, जो लिमिटेशन आपने दिया था वो लिमिटेशन उसका ओवर हो गया, तो इसका कोई भी प्रभाव यहां पे नहीं होगा। जो ऑप्शन इसका होगा करेक्ट ए वाला होगा। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को यहां पर देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस यहां पे प्रोवाइड कर रखे हैं हमारे लिए। बी ऑप्शन में कह रहा है स्वतंत्र एवं प्रवर्तनीय संविदा का उत्पन्न करती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। बहुत मूल्यवान है, बिल्कुल नहीं होगा। भाई आरजीएस का फॉर्म है, भरने से हम चूक गए तो मूल्यवान तो था ही हमारे लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी इररिलेवेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 9 के अंतर्गत दायर याचिका के निस्तारण हेतु समय सीमा है। अब क्या समय सीमा यहां पे आपको दे रखा है? तो यहां पे जो समय सीमा आपको लिमिटेशन पीरियड दे रखा है वो कह रहा है कि किराएदार पर नोटिस की तामील के 240 दिन के भीतर, यह डेट आप जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि इसी डेट से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां के लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा यही होगा, क्योंकि ये डेट आपको याद रखना होगा। कितने दिन का समय दे रहा है? तो 240 दिन का समय दे रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है किराएदार पर नोटिस की तामील के 12 माह के भीतर। दिन की बात कर रहा है, 240 दिन की बात कर रहा है, उसको आप महीने में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डे में दिया है तो डे में ही आप उसको कन्वर्ट करेंगे। किराएदार पर नोटिस की तामील के 6 महीने के भीतर, ये भी नहीं होगा। कोई समय अवधि नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं रहेगा, ऐसी तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा है कि साझेदारों के मध्य हुई संविदा के अध्ययन साझेदारी फर्म विघटित होगी। जो साझेदारी फर्म की बात करते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, उसी पार्टनरशिप एक्ट का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग्स में होगा, कैसे होगा, इसी को हम यहां पे समझने वाले हैं। ऑप्शन ए कह रहा है यदि वह किसी नियत अवधि के लिए गठित की गई हो तो उस अवधि के अवसान पर। आप लोगों ने सुना होगा ज्वाइंट वेंचर। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, ज्वाइंट वेंचर। दोस्तों ज्वाइंट वेंचर वो वेंचर होता है जैसे ठेकेदारी का काम होता है, किसी चीज को, जैसे रोड बनाने के लिए हम लोगों ने 3 लोग मिलकर के एक ठेका ले लिए, हम तीनों लोगों का एक ज्वाइंट वेंचर तैयार हो गया। ठीक है, ये काम होगा, हम तीनों अभी पार्टनर हैं, जैसे काम फुलफिल हो जाएगा इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। ये जो हमारा वेंचर है, इस वेंचर को हम लोग क्या करेंगे, धूमधाम से समाप्त करने का काम करेंगे। तो यहां पे ये इसका इररिलेवेंट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, यदि वह एक या अधिक प्रोदमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने पर, और कह रहा है किसी भागीदारी की मृत्यु हो जाने पर, और उपरोक्त सभी, इन सभी केसेस में क्या किया जा सकता है, पार्टनरशिप एक्ट को समाप्त किया जा सकता है, अपने पार्टनरशिप की संविदा को धूमधाम से समाप्त किया जा सकता है। कोई भी ऑप्शन यहां पे है, सभी के सभी ऑप्शन यहां पे एप्रोप्रिएट है। किसी एक को हम नहीं मार्क कर सकते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ ये हमारे लिए रेलेवेंट है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है और ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा साथियों, वो हमारा डी वाला करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। तो इसी नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली आपसे पूछे जाएंगे और इसी नेचर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और नंबर को गेन करते हुए चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? 10 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम, और एक चीज आप यहां पे और भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो आप हिडन है, वो क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लोकल लॉ की हम बात कर रहे थे, जो कोर्ट फीस एक्ट की बात कर रहे हैं, जो वहां के लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो लैंड रेवेन्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिए कितने कम क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं और इसी को लेकर के हम परेशान रहते हैं। अरे लैंड रेवेन्यू पढ़ना है, वहां का लोकल लॉ पढ़ना है, देश भर के लॉ को पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी आप हेजिटेट ना होइए कि नहीं हमें ये लॉ पढ़ना है। एकदम जस्ट चिल रहिए, हल्के से पढ़िए, आसानी से एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे मिल रहा है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला है। जो खोया हुआ माल पाता है उसको हम क्या कहते हैं? उपनिधाता, प्रतिभूति, उपनिहिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों?
हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा वो डी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको डी कहा जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो खोया हुआ माल पाता है, क्या हमको उसको उपनिधि कहते हैं, प्रतिभूति कहते हैं, प्रतिभू कहते हैं या उपनिधि कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान सुनवाई को अधिकार अधिनियम 2012 के अंतर्गत परिवाद किस शिकायत के संबंध में दर्ज कराया जा सकता है। अब जो परिवाद दायर करना है वो किसके अंतर्गत हम दायर करवा सकते हैं? तो लोक सेवा के सेवा संबंधी मामलों में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे मामले जिनमें न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को क्षेत्राधिकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई मामला, ऐसा नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि विपरीत लिंगी समुदाय के सदस्य जो जन्म के समय न तो पुरुष हैं न ही महिला, उनके मूलभूत और अन्य कानूनी, सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं के संरक्षण एवं उचित रूप से प्रवर्तन हेतु उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है अब ट्रांसजेंडर। आप लोगों ने केस भी पढ़ा होगा, 2014 में केस आया था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था। उसी मामले से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में आप सभी लोगों के सामने आया है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, रामविलास सिंह बना बिहार राज्य, ये नहीं है। लिली थॉमस, ये नहीं है। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, मैंने कहा था ना, नालसा वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का यह मामला था और इसी मामले में इनको क्या दिया गया था? इनको ट्रांसजेंडर का राइट दिया गया था कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसजेंडर भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा दोस्तों, वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने का काम किया जा रहा है वो केस लॉ बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 13? शिक्षा के अधिकार का उपबंध करने वाले अनुच्छेद 21 को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है। अब किस तरह से संविधान के अंतर्गत इसको अंतर्विष्ट किया गया है, इसको भी जानने का काम करेंगे। तो कब किया गया था? संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा किया गया था। यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस नेचर के क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि जहां तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 का संबंध है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कुछ कथन हमको दे रखे हैं और इसी कथन के अकॉर्डिंग्स में हमें ऑप्शंस मार्क करने की आवश्यकता है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है वाद को उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो। बात सही कह रहा है। ऑप्शन सी बी कह रहा है वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी वास्तविक और स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार हेतु पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है। उपरोक्त सभी सत्य, जो भी बातें यहाँ पे कही गई हैं वो सभी की सभी बातें यहाँ पे 100% करेक्ट बताई गई है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में सीपीसी के क्वेश्चन है। अगर आप मेन एग्जामिनेशन का आंसर राइटिंग फ्रेम करेंगे तो अगर इस नेचर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो ये तीनों के तीनों बातों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। जो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी के अंतर्गत आप लोगों ने देखने का काम किया है, ये मेन आंसर का आपका एक फॉर्मेट भी यहाँ पे तैयार होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं सन 2002 की वैधता को जायज ठहराया था। अब कब ये जायज ठहराने का काम किया गया था? तो हमारे पास एक केस आया था दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, ये नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, ये नहीं था। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन,
बनाम भारत संघ, यही मामला था और इसी मामले में इसको जायज ठहराने का काम किया गया था। तो आप देख सकते हैं केस लॉ बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसी एनर्जी के साथ, इसी इंथुजियाज्म के साथ हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे और धूमधाम से हम लोग चीर-फाड़ करके वहां पे आएंगे। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये इतना ही था आज का जो मैं लेकर के आया था आप सभी लोगों के लिए, वो इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। मैं इसका पार्ट नंबर 2 भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। अभी ये पार्ट फर्स्ट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मैं आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं आप शेयर करिए, आप फॉलो करिए, बिल्कुल नहीं कहता हूं। आपको अच्छा लगे करिए, ना अच्छा लगे ना करिए, लेकिन आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।